नमस्कार दोस्त, आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री जो है चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रो केमिस्ट्री यानी वैद्युत रसायन में। ये वैद्युत रसायन का लेक्चर नंबर 5 है। इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे कोलराउस का नियम क्या है और कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग समझेंगे। तो ये जो है लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और मैं आप लोगों से यही कहूँगा, यदि आप डायरेक्ट इस लेक्चर को देख रहे हैं तो इससे पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि आप सबसे पहले हमारे चैनल में जाएं और प्लेलिस्ट में जा कर के सभी वीडियो क्रम से देखें और प्लेलिस्ट का जो नाम है क्लास 12th केमिस्ट्री, ये जो हमारी प्लेलिस्ट बनी है इस नाम से। और जब आप इसमें जाएंगे तो प्रत्येक वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। पहले 1 पार्ट की मिलेगी, फिर 2 पार्ट की, फिर 3 पार्ट की, फिर 4 पार्ट की, फिर 5 पार्ट की। इस प्रकार सभी वीडियो आपको मिलेंगी और उन सभी वीडियो को विधिवत रूप से यदि आप देखते हैं तब आप केमिस्ट्री को विधिवत रूप से कवर कर पाएंगे, अदरवाइज आप कवर नहीं कर सकते हैं। तो यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं, यदि आपको समझ सकते हो, यदि आप इतने कॉन्फिडेंट हो, आप इसे समझ सकते हो तो ही इस वीडियो को देखें। अदरवाइज इससे पहले की सभी वीडियो देख के आइए, तभी आपको चीज़ समझ में आने वाली है, अदरवाइज आपको चीज़ समझ में आने वाली नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कोलराउस का नियम क्या है? कोलराउस का नियम, और ये जो है नियम, इससे प्रत्येक बोर्ड एग्जाम में 3-4 अंक का क्वेश्चन जरूर फ्रेम किया जाता है और इससे न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा आते हैं। कोलराउस के नियम से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो कोलराउस का नियम क्या है? कोलराउस का नियम, कोलराउस का नियम, कोलराउस का नियम क्या है? यानी कोलराउस ने किसके बारे में नियम दिया? कोलराउस ने जो नियम दिया वो किसके बारे में दिया, किस चीज़ के बारे में अपना नियम दिया है, तो इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। देखें, कोलराउस ने नियम जो है दिया है मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता, मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता के बारे में दिया है। परंतु इन्होंने कहा ये हमारा नियम जब ही एप्लीकेबल है, जब ही आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, जब जो है विलयन की यानी वैद्युत अपघट्ट की सांद्रता यानी तनुता कैसी हो? अनंत हो। जब वैद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता हो, यानी हमारा जो इनका कोलराउस का नियम है उसके लिए एक शर्त है, इनका नियम हमेशा अनंत तनुता पर ही लगाया जाएगा। अनंत तनुता यदि नहीं है तो इनका एप्लीकेबल नहीं होगा, इनका नियम हम लोग नहीं लगा सकते हैं। तो देखिए इनका नियम क्या कह रहा है। इन्होंने क्या बताया, जब भाई मान लेते हैं ये कोई वैद्युत अपघट्ट है, ये कोई वैद्युत अपघट्ट है और तनुता मतलब क्या होता है? तनुता मतलब होता है पतला। तनु और सांद्र, तनु और सांद्र का मतलब होता है, तनु का मतलब होता है पतला। जैसे हमने क्या मान लेते हैं, ये कोई घोल बनाया और ये इसमें चीनी ज़्यादा डाल दी, इसमें मैंने चीनी ज़्यादा डाल दी तो इसकी जो तनुता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, यानी सांद्रता बढ़ जाएगी। सांद्रता बढ़ जाएगी और इसमें तनुता कम हो जाएगी। तनुता का मतलब होता है पतला होना, यानी कितना ज़्यादा पतला है कोई विलयन, और सांद्रता का मतलब होता है गाढ़ा, यानी कौन सा विलयन कितना गाढ़ा है। तो यहाँ पर अनंत तनुता मतलब बहुत पतला, बहुत पतले से भी पतला, यानी अनंत तनुता पर जो किसी विलयन की या किसी वैद्युत अपघट्ट की, यानी इन्होंने बताया कि अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्ट की जो तुल्यांकी चालकता होती है, अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्ट की जो तुल्यांकी चालकता होती है वो उस अपघट्ट में धनायन और ऋणायन, वो उस अपघट्ट में धनायन और ऋणायन की तुल्यांकी चालकता के योग के बराबर होती है। तुल्यांकी चालकता के योग के बराबर। अब यहाँ पर धनायन और ऋणायन मतलब यहाँ पर ध्यान रखना, तुल्यांकी चालकता किसके लिए बताया गया है? यहाँ पर धनायनों और ऋणायनों की संख्या के बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। धनायनों और ऋणायनों की संख्या के बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया गया, सीधे सीधे ये कह दिया गया है, मान लेते हैं एक धनायन की चालकता कितनी है और एक ऋणायन की चालकता कितनी है। इससे ही हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि किसी भी वैद्युत अपघट्ट की तुल्यांकी चालकता कितनी होगी। तो यहाँ पर लिख लेंगे, किसी विलयन की, किसी वैद्युत अपघट्ट, वैद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर, की अनंत तनुता पर, किसी वैद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर उसकी तुल्यांकी चालकता, उसकी तुल्यांकी चालकता, उसकी जो तुल्यांकी चालकता होती है, तुल्यांकी चालकता उस अपघट्ट में
उस अपघट्ट में उपस्थित धनायनों और ऋणायनों की तुल्यांकी चालकता का योग होता है। तुल्यांकी चालकता का योग होता है। मतलब यहाँ से हम ये कह सकते हैं किसी विलयन की जो तुल्यांकी चालकता होती है या किसी वैद्युत अपघट्ट की जो तुल्यांकी चालकता होती है, और मैं आपको बता दूं तुल्यांकी चालकता को हम लोग चालकता को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं और तुल्यांकी चालकता आती है तो लैम्डा EQ से प्रदर्शित करते हैं। यानी तुल्यांकी चालकता को जो हम लोग प्रदर्शित करेंगे लैम्डा EQ से प्रदर्शित करेंगे, और जो आपका लैम्डा EQ बराबर होता है यहाँ पर होता है लैम्डा एन। अब देखिए तुल्यांकी चालकता हम कब फाइंड आउट कर रहे हैं, अनंत तनुता पर। तो अनंत यानी तनुता कैसी इन्फिनिटिव है, यहाँ पर तनुता कैसी इन्फिनिटिव है, और यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा निगेटिव यानी धनायनों और ऋणायनों, धनायन और ऋणायन की तुल्यांकी चालकता के योग के बराबर। मैंने मान लिया वैद्युत अपघट्ट की जो तुल्यांकी चालकता है कहाँ पर, अनंत तनुता पर जो है लैम्डा EQ है, लैम्डा EQ है। अब मैंने मान लिया जो ऋणायन की इस समय जो ऋणायन की तुल्यांकी चालकता होगी, मैंने इसे मान लिया लैम्डा MEQ, लैम्डा MEQ, या इसे हम यम को ना लिखें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर संख्या से हमें कोई भी लेना देना नहीं है, धनायनों और ऋणायनों की संख्या से कोई भी लेने देना नहीं है। अभी मैं आपको बताऊंगा, मैं सिर्फ यहाँ पर तुल्यांकी चालकता लिख रहा हूँ। जब हमें संख्या लिखने की आवश्यकता पड़ी तब यहाँ पर संख्या भी हम लिखेंगे प्लस यहाँ पर ये ऋणायन की थी, ये धनायन की मान ली, ये हो जाएगी धनायन की। तो ये जो फार्मूला आया हमारा क्या आया, किसी वैद्युत अपघट्ट की तुल्यांकी चालकता अनंत तनुता पर, किसी वैद्युत अपघट्ट की तुल्यांकी चालकता अनंत तनुता पर, यानी तनुता कैसी है, अनंत है, बहुत पतला है। उस समय जो तुल्यांकी चालकता होती है धनायनों और ऋणायनों की तुल्यांकी चालकता का योग होता है, या हम ये कह सकते हैं धनायनों और ऋणायनों की तुल्यांकी चालकता का योगदान होता है। तो ये आप लोग लिखेंगे विधिवत रूप से। ये तो तुल्यांकी चालकता के बारे में हुआ, और इन्होंने मोलर चालकता के बारे में भी एक नियम दिया है। और ध्यान रखें जो इनका नियम है उसके लिए मैंने एक शर्त बता रखी है। वो पहली शर्त क्या है, इनका नियम एप्लीकेबल यानी जब भी आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, जब भी आप अप्लाई करेंगे जब वैद्युत अपघट्ट की जो तनुता कैसी है, अनंत है। वैद्युत अपघट्ट की जो तनुता है वो अनंत है। तो दूसरा जो उन्होंने बताया किसी विलयन की जो मोलर चालकता होती है, ये तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता के बारे में बताया इन्होंने। लिखेंगे किसी विलयन कहें तो वैद्युत अपघट्ट कह सकते हैं, किसी वैद्युत अपघट्ट की तुल्यांकी चालकता की मोलर चालकता, यहाँ पर जो है तुल्यांकी चालकता नहीं, हम लोग मोलर चालकता पढ़ रहे हैं कि मोलर चालकता और वो जो है वो अनंत तनुता पर है। किसी वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता अनंत तनुता पर, यानी अनंत तनुता अभी मैंने बताया है, तनुता का मतलब होता है बहुत पतला, पतले से भी पतला। अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्ट की जो मोलर चालकता अनंत तनुता पर, इसे हम इस प्रकार लिख दें, किसी वैद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता किसी वैद्युत अपघट्ट की
अनंत तन्यता पर मोलर चालकता जो होती है, मोलर चालकता को हम लोग प्रदर्शित करेंगे लैम्डा यम। यहाँ पर लैम्डा EQ से यानी तुल्यांकी चालकता थी, और यहाँ पर हमारी जो है मोलर चालकता है, तो हमने यहाँ पर M से प्रदर्शित किया है। और इससे हम लोग जो लैम्डा यम और है कहाँ पर, अनंत पर, ये जो है अनंत पर है। चालकता जो होती है धनायनों और ऋणायनों की आयनिक चालकताओं की धनायनों और ऋणायनों की आयनिक, यहाँ पर था तुल्यांकी, यहाँ पर क्या था वर्ड, तुल्यांकी चालकता था, यहाँ पर जो है आयनिक, क्योंकि किसी वैद्युत अपघट्ट की अनंत तन्यता पर जो मोलर चालकता होती है, जिसे हम प्रदर्शित करते हैं लैम्डा यम, और इन्फिनिटिव का मतलब है अनंत। धनायनों और ऋणायनों की आयनिक, अब आयनिक आ गया है, वर्ड क्या आया है, आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होती है। धनायनों और ऋणायनों की आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होती है, देखें, अर्थात लैम्डा यम किस समय, जब तन्यता है इन्फिनिटिव यानी अनंत, जब तन्यता क्या है, इन्फिनिटिव यानी अनंत है, उस समय क्या होता है, बराबर होता है n पॉजिटिव लैम्डा इन्फिनिटिव यम, यानी लैम्डा इन्फिनिटिव यम, n पॉजिटिव लैम्डा इन्फिनिटिव यम प्लस n निगेटिव लैम्डा इन्फिनिटिव यम, जहाँ पर जो हमारा यम और यन क्या है, जहाँ पर यन, यहाँ लिख देंगे, जहाँ लैम्डा बराबर क्या है, लैम्डा बराबर जो है हमारा मोलर चालकता, लैम्डा यम बराबर जो है मोलर चालकता है, लैम्डा यम बराबर जो है मोलर चालकता है। और भैया n पॉजिटिव क्या है, n पॉजिटिव जो है वैद्युत अपघट्ट के धनायनों की संख्या, वैद्युत अपघट्ट में उपस्थित धनायनों की संख्या है। n निगेटिव क्या है, वैद्युत अपघट्ट में उपस्थित ऋणायनों की संख्या, वैद्युत अपघट्ट में उपस्थित ऋणायनों की संख्या, वैद्युत अपघट्ट में उपस्थित ऋणायनों की संख्या। जैसे हम यहाँ पर धनायनों और ऋणायनों की संख्या के बारे में बात करें, जैसे हमने ले लिया NaCl, तो Na में धनायन की संख्या 1 है, Cl में यानी ऋणायन 1 और धनायन 1, तो इसके लिए n पॉजिटिव की वैल्यू हो जाएगी 1 और n निगेटिव की वैल्यू भी हो जाएगी 1, क्या 1। ये चीज़ आप लोगों के समझ में आई होगी। मैं एक बार फिर रिवाइज करता हूँ। मैंने क्या होता है, किसी वैद्युत अपघट्ट की अनंत तन्यता पर उसकी जो तुल्यांकी चालकता होती है, किसी वैद्युत अपघट्ट जिसकी तन्यता कैसी है, अनंत है, अनंत तन्यता पर, किसी वैद्युत अपघट्ट की अनंत तन्यता पर उसकी तुल्यांकी चालकता उस अपघट्ट में उपस्थित धनायनों और ऋणायनों की तुल्यांकी चालकताओं का योग होता है। धनायनों और ऋणायनों की तुल्यांकी चालकता का योगदान होता है। मैंने यहाँ पर क्या बताया, लैम्डा EQ, ये क्या है, वैद्युत अपघट्ट की तुल्यांकी चालकता है। किस समय, अनंत तन्यता पर। कहाँ पर, ये अनंत तन्यता पर वैद्युत चालकता है। और इसके पश्चात क्या दिया गया है, धनायनों और ऋणायनों। तो मैंने ये मान ली ऋणायनों की तुल्यांकी चालकता है, यानी ऋणायन की तुल्यांकी चालकता लैम्डा इन्फिनिटिव EQ। EQ का मतलब है
लैम्डा EQ का मतलब ही है तुल्यांकी चालकता। लैम्डा EQ का मतलब ही है तुल्यांकी चालकता। और यहाँ पर ये निगेटिव का निशान यानी माइनस का निशान प्रदर्शित कर रहा है। ये जो है तुल्यांकी चालकता यहाँ पर लिखी जाएगी वो ऋणायनों की होगी। यहाँ पर पॉजिटिव चिन्ह प्रदर्शित कर रहा है धनायनों की तुल्यांकी चालकता होगी। इसी प्रकार मैंने यहाँ पर बताया है। अब देखें एक पॉइंट और समझ लें, जैसे NaCl और एक पॉइंट और ले लेते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कोई एक फार्मूला ले लें, ए दिखाई पड़ नहीं दिखाई पड़ रहा यहाँ पर, Al2SO4 का होल थ्राइज, Al2SO4 का होल थ्राइज, जैसे Al2 अब इसका मतलब क्या है, इस पर प्लस के 3 हैं, इस पर प्लस के 3 और SO4 पे माइनस के 2 हैं। तो यहाँ पर धनायनों की संख्या 3 हो गई और ऋणायनों की संख्या 2 हो गई। धनायनों की संख्या 3 और ऋणायनों की संख्या कितनी, 2। यदि इसके लिए हमें तुल्यांकी चालकता निकालनी पड़ जाए तो N पॉजिटिव की वैल्यू हो जाएगी 3 और N नेगेटिव की वैल्यू हो जाएगी 2। N नेगेटिव की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 2 हो जाएगी। अब देखें यहाँ से ये तुल्यांकी चालकता को हम विधिवत रूप से, मैंने अभी आपको जो फार्मूला बताया था, लैम्डा EQ इन इन्फिनिटिव लैम्डा EQ निगेटिव प्लस लैम्डा EQ पॉजिटिव, ये फार्मूला बताया था। यदि इस फार्मूले को हम तभी प्रयोग में ला सकते हैं जब सीधे सीधे इनकी तुल्यांकी चालकता दे रखी हो, यानी कहीं पर वैद्युत अपघट्ट दिया हो, वैद्युत अपघट्ट में धनायनों की आयनिक चालक तुल्यांकी चालकता दे रखी हो। मैंने क्या कहा, कोई वैद्युत अपघट्ट है और उसकी तन्यता कैसी है, अनंत है। अनंत तन्यता पर यदि आपसे पूछ दे अनंत तन्यता पर तुल्यांकी चालकता बताइए, अनंत तन्यता पर तुल्यांकी चालकता बताइए, तो आप लोग कैसे निकालेंगे। तो भैया इसके लिए या तो धनायनों की तुल्यांकी चालकता आपको डायरेक्ट दे रखी हो और ऋणायनों की भी तुल्यांकी चालकता डायरेक्ट दे रखी हो, तो दोनों की चालकताओं को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। दोनों की चालकताओं को हम ऐड कर देंगे, तब हमें मिल जाएगी वैद्युत अपघट्ट की तुल्यांकी चालकता मिल जाएगी। तब हमें वैद्युत अपघट्ट की जो तुल्यांकी चालकता मिल जाएगी। परंतु हमें डायरेक्ट ये नहीं दिया है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो फार्मूला हो जाएगा इसको थोड़ा सा हम और तरीके से भी लिख सकते हैं। उसी के नीचे लिख लेना, तुल्यांकी चालकता के नीचे एक भी लाइन छूटी है उसमें लिख लीजिएगा। इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा इक्विवेलेंट, और जो कि है इन्फिनिटिव, यानी इन्फिनिटिव का मतलब तन्यता कैसी है, अनंत है, और प्लस का। अब यहाँ पर जो हम लिखेंगे लैम्डा यम, लैम्डा यम क्या है, लैम्डा यम है मोलर चालकता। लैम्डा यम क्या है, मोलर चालकता है, और जो कि है अनंत तन्यता पर। लैम्डा यम जो है मोलर चालकता है अनंत तन्यता पर। अपान क्या है, अपान हम लोग लिखेंगे ZC। ZC अभी मैं आपको बताऊंगा क्या है। फिर लैम्डा यम इन्फिनिटिव यानी अनंत तन्यता पर चालकता है, और ये जो है धनायन की चालकता है, और ये मान लेते हैं ऋणायन की चालकता है। ये धनायन की और ये ऋणायन की, बटे ZA मान लेते हैं। इसे मैंने मान लिया ZA। अब इसे समझें, जहां पर लैम्डा M क्या है, जहां लैम्डा M बराबर है मोलर चालकता, मोलर चालकता है। लैम्डा M बराबर क्या है, मोलर चालकता है। ZC क्या है, धनायनों की संख्या। C मतलब कटायन, C मतलब कटायन, और यहाँ पर A या I लिख सकते हैं, आयनायन, I भी लिख सकते हैं, आयनायन लिख देंगे। ठीक है, देखें ZC का मतलब है, ZC का मतलब है धनायनों की संख्या, धनायनों की संख्या, धनायनों की संख्या, और ZA का मतलब है ऋणायनों की संख्या। ZA का क्या मतलब है, ऋणायनों की संख्या। ये हुआ आपका कोलराउस का नियम। इस नियम को यदि आप विधिवत रूप से समझे हैं तब तो अच्छी बात है। अब मैं इस पर एक क्वेश्चन करता हूँ। क्वेश्चन में क्वेश्चन दे रखा है, अनंत तन्यता पर
क्वेश्चन नंबर 1, इसको लिख लेंगे आप लोग कॉपी में भी, अपनी नोट्स में लिखते रहिएगा। कहा है अनंत तमता पर Al3, अनंत तमता पर, क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, अनंत तनुता पर Al3 पॉजिटिव तथा SO4 2 नेगेटिव की तुल्यांकी चालकता की जो तुल्यांकी चालकता कितनी दे रखी है, 189 तथा 160, 189 है, हाँ 189 तथा 160 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर, ओम इनवर्स है और सेंटीमीटर स्क्वायर है और तुल्यांक माइनस का, यानी तुल्यांक इनवर्स है। फिर उसके पश्चात क्या कहा है, अनंत तनुता पर Al2SO4 थ्राइज, Al2SO4 का होल थ्राइज। तो अनंत तनुता पर Al2SO4 का होल थ्राइज, Al2SO4 का होल थ्राइज की तुल्यांकी तथा मोलर चालकता ज्ञात कीजिए, की तुल्यांकी तथा मोलर चालकता, की तुल्यांकी तथा मोलर चालकता ज्ञात करो। अभी मैंने आपको बताया था कहीं पर धनायनों और ऋणायनों की जब संख्या दे दी जाए, यहाँ पर धनायनों की भी संख्या दी है और ऋणायनों की भी संख्या दी है। यदि कहीं पर धनायनों और ऋणायनों की संख्या दे दी जाए तो उसके लिए अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया था तुल्यांकी चालकता का, यानी लैम्डा ई क्यू, ये जो किसकी चालकता निकालने चल रहे हैं हम लोग, अनंत तमता पर Al2SO4 का होल थ्राइज, इसकी जो है हम चालकता निकालने चल रहे हैं। इसका जो फार्मूला क्या होता है, लैम्डा इन्फिनिटिव यम अपान ZC होता है, प्लस लैम्डा इन्फिनिटिव यम अपान क्या होता है, ZA होता है, ZA। अब यहाँ पर इनकी जो चालकता दे रखी है कितनी, 189 और 160। तो देखिए लैम्डा ई क्यू Al2SO4 का होल थ्राइज, लैम्डा धनायनों की संख्या, यानी धनायनों की जो है तुल्यांकी चालकता, धनायनों की चालकता कितनी दे रखी है, लैम्डा m पॉजिटिव जो दे रखा है, कितना दे रखा है 189, लैम्डा m निगेटिव जो दे रखा है 160 दे रखा है, और यहाँ पर ZC की जो वैल्यू है 3 है, क्योंकि धनायन कितने हैं 3 है, और ZA की वैल्यू है 2, ZA की वैल्यू क्या है 2। तो यहाँ पर इसका मान 189 बटे मैंने रख दिया 3, 189 बटे 3 प्लस का यहाँ पर 160 बटे 2, तिछाक 18, 3 एकम 3 और 2 8 16, यानी लैम्डा ई क्यू Al2SO4 होल थ्राइज, यानी इसकी जो है टोटल तुल्यांकी चालकता हो जाएगी 61 प्लस 80, 61 प्लस 80। जब हम इसे जोड़ेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो लगभग में आ जाएगा कितना, 61 प्लस 80 हो गया, इस तो हमने इससे काट दिया है, ठीक है 61 प्लस 80 हो गया। तिछाक 18, 3 एकम, अरे भाई 3 3 9 होगा, 3 3 9, ठीक है। अब देखिए इनको जोड़ेंगे 8 6 14, 143 और तुल्यांकी चालकता का जो
मात्रक है ये लिख देंगे ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और तुल्यांक इनवर्स लिख देंगे। यदि मोलर चालकता हमें ज्ञात करनी पड़ जाए तो इससे पिछली वीडियो में जो मैंने एक फार्मूला निकाला था लैम्डा यम बराबर निकला था, लैम्डा यम बराबर हमारा निकला था n इंटू लैम्डा ई क्यू, n इंटू लैम्डा ई क्यू। हम लोग मोलर चालकता निकालने चल रहे हैं कब? अनंततमता पर। हम लोग अनंततमता पर मोलर चालकता फाइंड आउट करने चल रहे हैं। तो भैया लैम्डा यम हमें फाइंड आउट करना है, किसका किसका फाइंड आउट करना है? Al2SO4 होल थ्राइस का, Al2SO4 का होल थ्राइस इसका। तो भैया यन का मान देखिए, यन क्या होता है? संयोजकता गुणांक, यानी संयोजकता का मतलब देखिए इसकी संयोजकता 3 और इसकी संयोजकता 2, 2 और 3, 2 और 3 की गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 3 6, यानी n की जो वैल्यू हो जाएगी 6, जहां पर संयोजकता गुणांक है या संयोजकता गुणक है, संयोजकता गुणक, यानी इसकी और इसकी मैंने गुणा की, यानी इसकी और इसकी गुणा की, तब आया आपका कितना? 6 आ गया। तो यहाँ पर हमने क्या किया? 6 इंटू और लैम्डा EQ का जो मान दे रखा है अभी जो मैंने निकाला है 143, 143, और इसको जब हम इससे गुणा करेंगे तो भैया 3 18 का 8 हाथ से लगा 1, 6 चौक 24 और 1 25 का 5 हाथ से लगे 2, 6 कन 6 2 8, यानी 858 ये जो आ जाएगी हमारी क्या आ जाएगी? चालकता, यानी मोलर चालकता आ जाएगी। ठीक है, ये तो हुआ इसका एक अंकीय क्वेश्चन। अब मैं एक क्वेश्चन और बताता हूं, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख देता हूं, उससे आप लोग लगा करके बताएंगे। चलो क्वेश्चन रहते हैं कम आगे, प्लस के अनुप्रयोग कुछ हम बता दें और कुछ आप लोग करके लाएंगे, क्योंकि इसके अनुप्रयोग लगभग में 6-7 अनुप्रयोग आपको हमें करवाने हैं, और आज हम 2-3 कर लेंगे और कल फिर 2-3 करेंगे। देखेंगे कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग डालेंगे, कोलराउस के नियम के, कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग। कोलराउस का नियम कहाँ कहाँ पर प्रयोग किया जाता है? कोलराउस का नियम कहाँ कहाँ पर प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए देखें, इसका पहला अनुप्रयोग क्या है? पहला अनुप्रयोग जो है दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की अनंततमता पर। दुर्बल वैद्युत अपघट्य जो दुर्बल होते हैं, माने आपको वैद्युत अपघट्य बताए हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रबल वैद्युत अपघट्य और दूसरा होता है दुर्बल वैद्युत अपघट्य। तो दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की तुल्यांकीय चालकता निकालने में, दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता या तुल्यांकीय चालकता निकालने के लिए, तो पहला पॉइंट लिखेंगे दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की दुर्बल, हेडिंग डालें, दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता निकालने में, इनकी मोलर चालकता निकालने में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, मोलर चालकता। देखें आपको बात बता दें, ये जो होते हैं दुर्बल वैद्युत अपघट्य, जो दुर्बल वैद्युत अपघट्य होते हैं, इनकी तुल्यांकीय चालकता को हम इतनी आसानी से नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। इनकी जो मोलर चालकता या तुल्यांकीय चालकता होती है, इसे हम इतनी आसानी से कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दुर्बल होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा आयनों की संख्या, नहीं इसमें इतने ज़्यादा आयन नहीं होते हैं जिन्हें हम कैलकुलेट कर सकें। जैसे हम कह दें CH3COH, ये क्या है आपका? दुर्बल वैद्युत अपघट्य है। ये आपका जो है दुर्बल वैद्युत अपघट्य है, क्योंकि इसमें जो है आयनों की संख्या NaCl की अपेक्षा कम है। NaCl एक प्रबल वैद्युत अपघट्य है, इसकी अपेक्षा क्या है? कम है। KCl की अपेक्षा भी कम है। KCl का मतलब पोटेशियम क्लोराइड। अब देखिए ये दुर्बल, इसकी जो है हमें यदि
मोलर चालकता कैलकुलेट करनी पड़ जाए, इसकी यदि हमें मोलर चालकता कैलकुलेट करनी पड़ जाए तो इसके लिए हमें एक कार्य करना पड़ता है। थोड़ा डीपली समझेंगे जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें बाउंस होने वाला है। मैंने क्या होता है, एक एक क्वेश्चन को विधिवत रूप से एक एक वर्ड को कैच कीजिए, तभी आपको केमिस्ट्री समझ में आएगी। अदरवाइज बहुत से लोग इसको छोड़ देते हैं। आपको कहीं पर ये चीज़ें नहीं मिलेंगी जो मैं बता रहा हूँ। अनुप्रयोग आधे से ज़्यादा व्यक्ति यूट्यूब पर पढ़ाते हैं सब छोड़ देते हैं। अनुप्रयोग आपको पढ़ने हैं, क्योंकि एग्जाम में कम से कम 5 या 4 अनुप्रयोग पूछे जाएंगे, ध्यान रखना, और वो आपको लिखने पड़ेंगे। कोलराउस का नियम तो सिंपल बात है, इसके अनुप्रयोग सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। अनुप्रयोग क्या है मैं आपको बता दूं, जो दुर्बल वैद्युत अपघट्ट होता है, जो दुर्बल वैद्युत अपघट्ट होता है, इसकी मोलर चालकता को हम आसानी से कंसीड नहीं कर सकते हैं, आसानी से ज्ञात नहीं कर सकते हैं। क्यों? इसका कारण ये होता है, इसमें आयनों यानी धनायनों और ऋणायनों की संख्या कम होती है। धनायनों और ऋणायनों की संख्या क्या होती है? कम होती है। इसीलिए हम इतनी आसानी से इसे कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, देखें, हमें कुछ और एलिमेंट लेने पड़ते हैं इसी के समान। जैसा ये दुर्बल वैद्युत अपघट्ट था, ऐसे ही कई अन्य और दुर्बल वैद्युत अपघट्ट हमें लेने पड़ेंगे। कई अन्य, जैसे मान लेते हैं इसका, यदि हमें इसकी मोलर चालकता फाइंड आउट करनी है तो इसके साथ हम ले लेते हैं, जैसे CH3COONA, ये भी इसी प्रकार का एक दुर्बल वैद्युत अपघट्ट ही है। ये एक दुर्बल वैद्युत अपघट्ट ही है। अब जैसे बात कर लें HCl, ये भी एक दुर्बल वैद्युत अपघट्ट ही है। अब इसकी तुलना में यदि इसके आयनों को देखें और इसके आयनों को देखें तो लगभग में इन दोनों के आयन बराबर हैं, और जो इसकी जो आयनन क्षमता होती है HCl की, जो आयनन क्षमता होती है वो लगभग में बराबर होती है NaCl के, लगभग में बराबर होती है NaCl के। थोड़ा ध्यान से समझेंगे, ये बाउंस नहीं होना चाहिए एकदम। मैं स्टोरी समझाता हूँ। देखें, मैंने क्या बताया, ये एक दुर्बल वैद्युत अपघट्ट है, और कोलराउस के नियम में हम दुर्बल वैद्युत अपघट्टों की चालकता को आसानी से नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका कारण ये है कि इसमें होता क्या है भाई, अनंत तन्यता का मतलब होता है इसे पतला करो और पतला करो, और जो एसिटिक अम्ल होता है, एसिटिक जो अम्ल होता है उसे हम इतना ज़्यादा भी पतला नहीं कर सकते हैं जो कहें प्रत्येक आयन को अलग अलग कर दें। क्यों? क्योंकि इनके मध्य जो बंध होता है वो प्रबल बंध होता है, ये इतनी आसानी से टूटता नहीं है। CH3COO और H पॉजिटिव होता है, यानी CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव, इन दोनों के मध्य एक बंध होता है प्रबल, और उसे तोड़ने के लिए बहुत ताकत की आवश्यकता होती है, बहुत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वो ऊर्जा आपको यहाँ से नहीं मिल सकती, वो ऊर्जा आपको यहाँ से नहीं मिल सकती है। तो इसीलिए भैया ये पूर्ण रूप से आयनित नहीं होता है, ये पूर्ण रूप से आयनित नहीं होता है। अतः हम ये कह सकते हैं इसे हम अनंत तन्यता पर नहीं पहुँचा सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं अनंत तन्यता पर नहीं पहुँचेगा तो हम इसकी अनंत तन्यता पर मोलर चालकता नहीं निकाल सकते हैं। परंतु कुछ हद तक निकालने के लिए, कुछ हद तक सही निकालने के लिए हम एक कार्य करते हैं। एक कार्य क्या करते हैं, हम इसके समकक्ष, इसके समान ही अन्य दुर्बल वैद्युत अपघट्ट ले लेते हैं, अन्य दुर्बल वैद्युत अपघट्ट ले लेते हैं। अब आपको यहाँ पर दिक्कत ये हो सकती है कि हम ये कैसे जानेंगे, मान लेते हैं कहीं पर पूछ दिया जाए NH4OH का, NH4OH का मोलर चालकता, ये कैसे जानेंगे दुर्बल है या प्रबल है? तो भी आपको ये बता दें ये दुर्बल वैद्युत अपघट्ट है। इसको आप समझना चाहते हैं तो मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, दुर्बल और प्रबल आपको वैद्युत रासायनिक श्रेणी में मिलेगा, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में, यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सीरीज में ये आपको श्रेणी मिल जाएगी। उसमें कौन से दुर्बल वैद्युत अपघट्ट होते हैं, कौन से प्रबल वैद्युत अपघट्ट होते हैं, ये सब बताया गया है। तो आप जाइएगा प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट जो आपकी बनी है केमिस्ट्री क्लास 12, उसमें सभी वीडियो एक तरफ से देखिएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो पहला या दूसरा चैप्टर है, इससे पहला जो कौन सा चैप्टर वैद्युत रसायन,
उसी में मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट नहीं है, ध्यान रखें। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही एक पार्ट है, परंतु इससे पहले का जो चैप्टर है उसमें मैंने बताया है। तो उसको भी विधिवत रूप से पढ़ना चाहते हैं, इसे समझना चाहते हैं दुर्बल और प्रबल क्या होता है, तो सभी वीडियो क्रम से देखिए, तभी आपको दुर्बल वैद्युत अपघट्ट और प्रबल वैद्युत अपघट्ट के बारे में समझ में आएगा। मैंने उदाहरण में बहुत उदाहरण दे भी रखे हैं, देखें। तो ये इसकी हमें निकालनी पड़ जाए मोलर चालकता, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, CH3COOH, और हमें निकालनी क्या है, मोलर चालकता निकालनी है। यानी हम ये कह सकते हैं लैम्डा m निकालना है, जो कि इन्फिनिटिव यानी अनंत पर। तो भैया ये आयनित हो जाएगा किसमें, लैम्डा m इन्फिनिटिव, और यहाँ पर CH3COO निगेटिव, और क्या हो जाएगा लैम्डा m इन्फिनिटिव H पॉजिटिव। इसको मैंने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर HCl को लिखते हैं, क्योंकि ये तरीका मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखें ये तरीका है। और जब एग्जाम में कोई क्वेश्चन दिया होगा उसमें इसके समान मान लेते हैं, यदि आपसे पूछ दिया NaOH मान लेते हैं, कैसा भी हो, प्रबल हो या दुर्बल हो, तो इसके समान जो वैद्युत अपघट्ट होंगे वो आपके क्वेश्चन में दे रखे होंगे, दो या तीन वैद्युत अपघट्ट दे रखे होंगे। अभी मैं आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगा इससे रिलेटेड एक। इसी प्रकार मैं देखता हूँ लैम्डा m HCl, तो हो जाएगा लैम्डा इन्फिनिटिव m, और यहाँ पर हो जाएगा H पॉजिटिव प्लस लैम्डा इन्फिनिटिव m Cl निगेटिव। और देखें इसको समझें, इस वाले को समझ लेते हैं पहले। लैम्डा m इन्फिनिटिव हो जाएगा लैम्डा m इन्फिनिटिव CH3COONA। यदि इसकी मोलर चालकता निकालते हैं अनंत तमता पर, तो आपकी आ जाएगी इसके आयन कोई आयनों के योग के बराबर होगी। इसका एक धनायन CH3COO, ये हो जाएगा हमारा ऋणायन। ये क्या हो जाएगा, ऋणायन। धनायन क्या हो जाएगा हमारा, सोडियम हो जाएगा। सोडियम क्या हो गया हमारा, धनायन हो गया। सोडियम हो गया हमारा धनायन। और क्या रह गया, ये रह गया, इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। अच्छा ये रह गया, ठीक है, NaCl यानी लैम्डा m। लैम्डा m मतलब लैम्डा m का मतलब क्या है, मोलर चालकता है जो कि अनंत तमता पर है। और किसकी, NaCl की, NaCl। तो यहाँ पर हो जाएगा लैम्डा m इन्फिनिटिव Na पॉजिटिव, लैम्डा m इन्फिनिटिव Cl निगेटिव। मैं इसे मान लेता हूँ समीकरण 1, इसे मान लेता हूँ समीकरण 2, इसे मान लेता हूँ समीकरण 3, इसे मान लेता हूँ समीकरण 4। ये मैं तरीका बता रहा हूँ कैसे आपको निकालना है। तो हमें निकालनी है CH3COOH की, CH3COOH की। तो इसके लिए किन्हीं दो, मान लेते हैं इसकी तुल्यांकी चालकता या इसकी तुल्यांकी चालकता को, या इन दोनों की तुल्यांकी चालकता को जोड़ देंगे। परंतु ध्यान रखें इसका एक क्रम भी होता है, ये ऐसे नहीं जोड़ सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको बताया है। इसमें जो आपका क्रम से जो क्वेश्चन दिया होगा उसमें क्रमानुसार दे रखा होगा, यानी किसे समीकरण 1 मानना है, किसे समीकरण 2 मानना है, ये आपका दे रखा होगा। तो देखिए समीकरण आपका 1 ये हो गया, समीकरण 2 आपका ये हो गया, समीकरण 3 ये हो गया। समीकरण 1 और 2 को आपको जोड़ना पड़ेगा। तो समीकरण 1 और 2 हमने क्या मान लिया, लैम्डा m इन्फिनिटिव, और ये है CH3COONA प्लस लैम्डा m इन्फिनिटिव HCl। समीकरण 1 और 2 को जोड़ो और उसमें से समीकरण 4 को घटा दो, माइनस कर दो समीकरण 4, मतलब लैम्डा इन्फिनिटिव यानी लैम्डा m इन इन्फिनिटिव NaCl। यदि ये आप कार्य करते हो, इस समय आपको जो मिल जाएगी, जो मोलर चालकता मिलेगी वो CH3 लैम्डा m इन्फिनिटिव जो मिल जाएगी CH3COOH की। यानी
इस नियम के अनुसार हम किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की भी मोलर चालकता कंसीडर कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, क्योंकि जब तक के लिए इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप नहीं समझोगे तब तक ये चीज़ आपको समझ में आने वाली नहीं है। तो इसका एक न्यूमेरिकल बोलते हैं, और एक सुंदर सा न्यूमेरिकल है इसका, हाँ दे रखा है, इसे मैं रख पढ़ता हूँ। क्वेश्चन दे रखा है NH4Cl, NaOH तथा NaCl, यानी क्वेश्चन है आपका NH4Cl, NH4Cl, NaOH, NaOH तथा NaCl के लिए लैम्डा इन्फिनिटिव यानी लैम्डा m, जो कि है आपका इन्फिनिटिव मतलब अनंत तमता पर लैम्डा m का जो मान दे रखा है 129.8, पहले का यानी मान क्रमशः दे रखा है कितना 129.8, कामा दे रखा है 248.1, कामा और दे रखा है 126.4 ओम सेंटीमीटर मोल इनवर्स, ओम इनवर्स और है आपका सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। तो क्या कहा NH4OH के विलयन के लिए लैम्डा इन्फिनिटिव का मान ज्ञात कीजिए। NH4, यहाँ पर देखिए NH4OH के विलयन के लिए लैम्डा इन्फिनिटिव m यानी मोलर चालकता ज्ञात करनी है अनंत तमता पर, का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात करो। तो भैया देखिए ये आपका क्वेश्चन दे रखा है, ये जो है इससे हम लोग समझ सकते हैं कहीं पर भी इस प्रकार के बहुत से यौगिक दे रखे हों और उन सभी की मोलर चालकताएं दे रखी हों, तो हम पहले स्थिति में समझ जाएंगे ये जो दिया हुआ वैद्युत अपघट्ट है वो हमारा दुर्बल वैद्युत अपघट्ट है, इसीलिए इसके बहुत से साथीगण दे रखे हैं। तो मैंने क्या बताया भैया, जो फार्मूला हमारा क्या था भैया, इसको समीकरण 1 मानो, इसे समीकरण 2 मानो और इसे मान लो समीकरण 3, समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 मान लेते हैं। हमें यदि निकालनी है लैम्डा इन्फिनिटिव यानी लैम्डा m इन्फिनिटिव या ऑन इन्फिनिटिव पर निकालना है किसका, NH4OH के लिए। तो इसके लिए हमें एक कार्य करना पड़ेगा, इसे समीकरण 1 मान लीजिएगा यानी NH4, इसे हम लिखेंगे लैम्डा m इन्फिनिटिव किसका, NH4Cl जो दे रखा है इसका मान कितना है 129.8। यहाँ पर लैम्डा m इन्फिनिटिव जो दे रखा है किसका, NaOH का, इसका जो मान दे रखा है 248.1। यहाँ पर लैम्डा इन्फिनिटिव m और NaCl का जो मान दे रखा है यहाँ पर दे रखा है 126.4, ये मान दे रखे हैं। और हमें निकालना किसका है, लैम्डा m इन्फिनिटिव NH4OH का मान वैल्यू पुट करना है या निकालना है। तो इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, इसे समीकरण 1 मानो, इसे समीकरण 2 मानो, इसे समीकरण मान लो 3। तो मैंने क्या बताया था, समीकरण 2, 1 और 2 को जोड़ो और तीसरे को क्या करो, घटा दो। तो यहाँ पर लैम्डा m इन्फिनिटिव हो जाएगा, लैम्डा m इन्फिनिटिव NH4OH के लिए हो जाएगा बराबर लैम्डा m इन्फिनिटिव NH4Cl प्लस लैम्डा m इन्फिनिटिव NaOH। इन दोनों को जोड़ दो, माइनस कर दो, इसको माइनस कर दो, लैम्डा m इन्फिनिटिव NaCl। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा,
लैम्डा यम इन्फिनिटिव एन एच 4OH बराबर इसका जो मान दे रखा है 129.8, इसका जो मान दे रखा है 248.1, इसका जो मान दे रखा है कितना माइनस के 126.4, इन दोनों को ऐड कर दो, यहाँ पर हो जाएगा 129.1 और 248.1, 8 और 1 9, 9 और 8 17 के साथ हासिल लगा 1 6 2 4 4 6 यानी 4 2 6 और 1 7, 1 1 1 और 2 3 यानी 377.9, 377.9 माइनस करना है 126.4, इससे हम माइनस कर दें 126.4, 9 से 4 गया 5, 7 से 6 गया 1, 7 से 2 गया 5 और यहाँ पर 3 से 1 गया 2, तो जिसकी लैम्डा यम इन्फिनिटिव NH4OH का जो मान है वो 251.5, जो कि इसका मात्रक ये दे रखा है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स हो जाएगा। ये जो है इसकी आंकिक वैल्यू आई है। ठीक है, अब इसके पश्चात एक जो है दूसरा टॉपिक, दूसरा अनुप्रयोग है इसका वियोजन की मात्रा की गणना करने में। इसका जो कोलराउस का नियम, जो कोलराउस के नियम का जो अनुप्रयोग करते हैं, कोलराउस के नियम का जो अनुप्रयोग हम लोग करते हैं वियोजन की मात्रा को कैलकुलेट करने में करते हैं। इसे मैं रफ करता हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। हाँ चलो, वियोजन की मात्रा की गणना करने में, वियोजन की मात्रा की गणना करने में डालेंगे हेडिंग वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा की गणना करने में कोलराउस के नियम का प्रयोग किया जाता है। वियोजन की मात्रा की गणना करने में तो यहाँ पर होता क्या है, वियोजन की मात्रा को हम लोग अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। अल्फा बराबर होता है लैम्डा सी बाई लैम्डा इन्फिनिटिव। यहाँ पर लैम्डा सी होता है और यहाँ पर लैम्डा इन्फिनिटिव होता है। ये जो होता है फार्मूला होता है। इसके लिए हम लोग क्या कह सकते हैं, किसी विलियन की लैम्डा सी का मतलब क्या है, लैम्डा सी का मतलब है तुल्यांकी चालकता। यानी यहाँ पर लिखेंगे किसी विलियन की तुल्यांकी चालकता तथा उसकी अनंत तंता पर तुल्यांकी चालकता के अनुपात को हम चालकता अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं, चालकता अनुपात, या वियोजन की मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, वियोजन की मात्रा। इसको थोड़ा समझें, मैंने क्या बताया, ये कोई विलियन है, मान लेते हैं मैंने कोई वैद्युत अपघट्ट ले लिया, वैद्युत अपघट्ट, ये कोई वैद्युत अपघट्ट है और इसकी साधारण, यानी जब ये शांत रहे, बिल्कुल शांत है, मतलब इसमें तंता और किसी को मतलब बढ़ाया घटाया नहीं गया है, एकदम स्वतंत्र अवस्था में जो इसकी तुल्यांकी चालकता है लैम्डा सी है, और अनंत तंता पर इसी वैद्युत अपघट्ट की जो तुल्यांकी चालकता है लैम्डा इन्फिनिटिव है, तो उस समय लैम्डा सी और लैम्डा इन्फिनिटिव के अनुपात को हम कहते हैं चालकता अनुपात, चालकता का अनुपात कहेंगे। यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं, चालकता का अनुपात भी कहते हैं, चालकता का अनुपात कहते हैं, या हम इसको एक नाम और देते हैं वियोजन की मात्रा भी इसे कहते हैं, वियोजन की मात्रा। और इसे नाम हम एक और दे सकते हैं, इसे कहीं कहीं पर कहा जाता है अभिक्रिया की कोटि भी कहते हैं, इसे अभिक्रिया की कोट या कोटि कहा जाता है, अभिक्रिया की कोट या सीधे सीधे हम कोट भी कह सकते हैं। ठीक है, हाँ, ये हुआ हमारा वियोजन की मात्रा। इसे यदि आप लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, किसी वैद्युत अपघट्ट की चालकता, किसी वैद्युत अपघट्ट की साधारण चालकता तथा अनंत तंता पर उसकी चालकता, अनंत तंता पर उसकी चालकता के अनुपात को चालकता अनुपात या वियोजन की मात्रा या कोट कहते हैं, इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं।
इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। इसके अंक के क्वेश्चन कल की वीडियो में हम लोग बताएंगे। और जब तक के लिए आज की वीडियो यहीं पर छोड़ते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको नमस्कार। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक कार्य करें, यूनिक ज्ञान एकेडमी को आप सर्च करें। और जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके सामने एक इस प्रकार का लोगो आएगा। यहाँ पर बहुत सी बुक्स रखी होंगी, यहाँ पर लिखा हुआ यूनिक ज्ञान एकेडमी। तो आप इस पर लोगो पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के पश्चात कोई वीडियो ओपन कीजिएगा और उस वीडियो को लगभग में 5 या 6 मिनट तक चलाइएगा। उसके पश्चात सब्सक्राइब का बटन आपको मिलेगा। सब्सक्राइब का बटन आपको पहले भी मिलेगा, परंतु आप पहले मत सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस प्रकार यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास जो नोटिफिकेशन है वो नहीं पहुंचेगी। इसका कारण यही होता है, बहुत से स्टूडेंट होते हैं जिनके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचती है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट इन्होंने क्या किया, चैनल को सर्च किया और सब्सक्राइब कर दिया, उन्होंने वीडियो नहीं देखी। इसका मतलब ये हुआ आप सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, वीडियो को देखना नहीं चाहते हैं, तो इसीलिए आपको वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलती है। तो मैं आपसे यही कहूँगा, सबसे पहले आप क्या करें, चैनल को ओपन करें और उस पर एक वीडियो को कम से कम 2-4 मिनट तक चलाएं, उसके बाद ही सब्सक्राइब करें, ताकि सभी वीडियो आपके पास पहुंचते रहें। और फिर प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियो एक तरफ से देखें। एक जो प्लेलिस्ट हमारी बनी है फिजिक्स की और एक प्लेलिस्ट है केमिस्ट्री की। दोनों प्लेलिस्ट यदि आप विधिवत रूप से पढ़ लेते हैं सभी वीडियोज, मेरा प्रॉमिस है आप फिजिक्स में 90+ बिल्कुल क्रैक करने वाले हो, केमिस्ट्री में 90+ क्रैक करोगे, ये मेरा वादा है। आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।